Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BVD ITM Lucknow. In this lecture series, we are studying about highway engineering. Today's topic is highway cross-sectional element. So let's start. Contents for today's topic is camber, road margin and PIV theory. So what is camber? Camber may be defined as a cross slope provided to raise the middle of the road surface in the transverse direction to drain off the rainwater from the road surface. Basically, if we suppose this is the cross sectional view of a road, okay, and after raising, this is the middle part, middle portion of the road. Suppose the road width of the road is W and this width, middle portion width will be W by 2. So if we raise this height, raise the central portion of this road in such a way like this, so that whenever there is some water accumulating over the surface of the road, it will be drain off to the sides of the rope. Okay, it will be drain off to the side. If we suppose that the rainwater, if we rain is happening in this region and water is accumulating on the plain and flat surface of the road, if we raise the central portion of the road, so that after providing some slope over here, so that the water will be drained off to the sides of the road, that process or that portion of the raise of the road is known as camber. So basically the camber means कि अगर हम ये जो हमारा जो रोड था, जो कि पहले प्लेन था, अगर स्ट्रेट रोड अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर इस रोड के सेंट्रल पोर्शन को हम अगर किसी भी एंगल से, किसी भी स्लोप से अगर हम अपलिफ्ट करते हैं, अप मूव करते हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ रोड को, ताकि जब भी इसके ऊपर में जब भी कोई बारिश होगी या कोई किसी भी कारण से अगर पानी इसके ऊपर में जमा हो रहा है, एकत्र हो रहा है, तो हम वहाँ से पानी क्या होगा, रोड के दोनों साइड में मूव हो जाए. ये जो पोर्शन होता है, इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं. ये जो पोर्शन ऑफ रोड जो अपलिफ्टमेंट है, उसको हम लोग कैम्बर बोलते हैं. ठीक है. कैम्बर का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि सरफेस का जो प्रोटेक्शन होता है, ग्रेवल या बिटुमिनस रोड होता है, उसके सरफेस को प्रोटेक्ट करना. किससे प्रोटेक्ट करना? एक्चुअली जब बिटुमिन जो होता है, अगर वो पानी के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उनकी जो इंटरमॉलिकुलर स्ट्रेंथ जो होती है वो वीक हो जाती है. इंटरमॉलिकुलर स्ट्रेंथ जो होती है बिटुमिन की, वो वीक हो जाती है, जिसके कारण से वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है. खासकर एब्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है उनकी कम हो जाती है, जिसके कारण से आप जब भी बारिश के मौसम के बाद अगर आप अपने लोकल रोड को देख रहे होंगे, तो उनकी जो टॉप सरफेस होती है, अगर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है या उस रोड के ऊपर में बहुत ही तेज़ी से पानी का फ्लो हो रहा है, तो वो अपर सरफेस को निकालता हुआ मूव कर जाता है. दूसरा होता है सबग्रेड का जो लेयर होता है, उसको प्रोटेक्ट करना. उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? अगर ये रोड जो है, टॉप रोड जो है, अगर उस पर पानी जमा रहेगी, तो आफ्टर कुछ देर के बाद, कुछ समय बाद उसमें से पानी जो है वो परकोलेट होते होते नीचे चला जाएगा. जैसा कि हमें पता है कि रोड की जो बेसिकली होती है वो 3 लेयर में बेसिकली होती है, सबग्रेड, बेस और ये वेयरिंग कोर्स होता है या टॉप सरफेस होती है. अगर ये जो हमारा टॉप सरफेस है, इसके ऊपर में अगर पानी जो है एकुमुलेट हो रहा है, अगर इस टॉप सरफेस पे पानी एकुमुलेट हो रहा है, तो पानी इस लेयर को बहुत देर तक अगर इस यहाँ से पानी हमने हटाया नहीं, यानी यहाँ से अगर हमने पानी ड्रेन आउट नहीं किया, तो बहुत देर तक पानी यहाँ से परकुलेट होना शुरू हो जाएगा. और परकुलेट होते होते ये जो बॉटम में जो सबग्रेड लेयर था, जो कि सॉइल हो सकता है या रॉक हो सकता है, इस रॉक तक ये सॉइल या इस लेयर तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण से सबग्रेड लेयर की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी. सबग्रेड लेयर की स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, जिसके कारण से ये वीक हो जाएगा, इसके स्ट्रेंथ में कमी होगी, और हमारा पूरा का पूरा जो रोड की जो थिकनेस है, रोड का जो एलिमेंट है, वो कमज़ोर हो जाएगा और हमारा रोड फेल हो जाएगा. नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि क्विक ड्राइंग ऑफ द पेवमेंट. अगर हम सही से ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे, तो पेवमेंट जो होगा वो बहुत अच्छी से ड्रेन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा से ड्रेन हो जाएगा, जिसके कारण से जो रोड की जो व्हीकल यूजर या जो रोड यूजर है, उनकी भी सेफ्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी. ऐसा क्यों होता है? जनरली हमें पता है कि जब अगर रोड अगर गीला रहता है, तो जो फ्रिक्शन जो होता है, वो फ्रिक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है, फ्रिक्शन जो वो रोड प्रोवाइड करता है, जब रोड की सरफेस और जो हमारा गाड़ी की जो टायर होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें एक फ्रिक्शन अप्लाई होता है. उस फ्रिक्शन के कारण हम आगे मूव कर पाते हैं या अपनी गाड़ी को रोक पाते हैं. अगर उस फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पानी के एक पतले लेयर के कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है. पानी के, इसका मतलब जो सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है रोड, उसके कारण से हमारा क्या होगा कि व्हीकल की स्लिप या स्किड होने की चांसेस बढ़ सकती है, यानी कि एक्सीडेंट होने की चांसेस हमारी बढ़ सकती है. ये 3 जो मेन रीजन थे कि हमें कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ेगा. अब कैम्बर प्रोवाइड करने में हम कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं, जब हम कैम्बर को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं रोड में, तो इस हिसाब से भी इंट्रोड्यूस ना करें कि हमारा जो रोड का स्लोप हो वो बहुत ही स्टीप हो जाए, ताकि जब
बहुत ही स्टिप का क्या मतलब है, बहुत स्टिप का ये मतलब हुआ कि आप जब भी कैम्बर बेसिकली क्या एक स्लोप है, एक ये ट्रांसवर्स स्लोप है कैम्बर। तो अगर आप ये रोड में अगर आप ट्रांसवर्स स्लोप इतना दे दे ताकि अगर जो व्हीकल इस लेन में अगर ट्रैवल कर रहा है, अगर वो इसको इस लेन में आना हो ट्रैवल करते हुए सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहा है, और ये 2 लेन रोड है, 2 लेन डिवाइडेड रोड है, तो अगर किसी कारण बस अगर इस व्हीकल को इस लेन में शिफ्ट करना हो तो उसे स्लोप इतनी स्टीप होगी उसके, जब वो शिफ्ट कर रहा होगा, जब वो इस लेन से ट्रैवर्स करते हुए इस लेन में आ रहा होगा, तो उसे सडन जर्क या अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, सडन जर्क या अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। इसलिए जब भी हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा स्टीप यानी कि ज़्यादा स्लोप वाला कैम्बर भी प्रोवाइड करना जो है वो हार्मफुल होता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे आईआरसी ने कुछ एक वैल्यू सजेस्ट किया है जो कि डिपेंड करता है कि उस एरिया में जहाँ पे भी रोड है उस एरिया में कि रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है और उस वहाँ पे रोड के सरफेस का टाइप कौन कौन सा है। तो उन्होंने प्रोवाइड किया एज पर एज आईआरसी ने रोड को जनरली कैटेगराइज किया था 3 कैटेगरी में, जिसमें से एक है कंक्रीट / बिटुमिनस रोड। दोनों का जो ये जनरली वेयरिंग कोर्स है, मतलब टॉप सरफेस है उनका, उस पर जो कोटिंग लगी हुई उसका कोटिंग है कि पहला जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने रखा कंक्रीट एंड बिटुमिनस रोड को, नेक्स्ट जो कैटेगरी रखा था उसमें उन्होंने रखा था ग्रेवल और वाटर बाउंड मैकेडम रोड को, और सबसे जो लास्ट कैटेगरी है वो अर्दन रोड को रखा है। और दूसरी कैटेगरी जिस पर उन्होंने कैम्बर को कैटेगराइज किया था वो था रेनफॉल की इंटेंसिटी, यानी कि बहुत ही जोरदार बारिश वाला एरिया है या कम बारिश वाला एरिया, यानी कि ड्राई साइड में रोड बन रही है या इंडिया के वेटर पोर्शन में रोड बन रही है, तो उन्होंने कैटेगराइज किया था हेवी रेन और लाइट रेन के हिसाब से। तो अगर हमारा कंक्रीट पेमेंट या बिटुमिनस पेमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो और वो अगर उस एरिया में जहाँ पे भी रोड बन रही है अगर उस एरिया में जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो हेवी है, तो वहाँ पे जो कैम्बर प्रोवाइड करेंगे वो 2% है, वहाँ पे कैम्बर प्रोवाइड करेंगे 2% है। 2% का क्या मतलब है, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। 2% को अगर हम लिखेंगे तो ये 2/100 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/50। 1/50 मतलब हॉरिजेंटल इज टू वर्टिकल का रेशियो, मतलब एक हॉरिजेंटल के लिए आपको 50 वर्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर लाइट रेनफॉल उस एरिया में जहाँ पे ये रोड जो कंक्रीट एंड बिटुमिनस का रोड बन रहा है, अगर उस एरिया में लाइट रेनफॉल है तो वहाँ पे जो कैम्बर जो हम प्रोवाइड करेंगे वो 1.7% प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अगर ग्रेवल या वाटर बाउंड मैकेडेमिया और हेवी रेनफॉल हो रहा है तो उस एरिया में जो हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करने वाले वो 3% है, और जो लाइट रेनफॉल वाले एरिया में सेम रोड रहेगा तो कैम्बर की परसेंटेज होगी 2.5%। अगर अर्दन रोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो अर्दन रोड के केस में अगर वो लाइट रेनफॉल वाले एरिया में है तो वो 3% होगी, और अगर वो हेवी रेनफॉल वाले एरिया में होगी तो वो 4% होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ कैम्बर। कैम्बर का जो पहला टाइप होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन कैम्बर कुछ नहीं है, एक ट्रायंगुलर कि ये हमारा रोड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर में रोड ट्रैवल कर रहा है, तो हम रोड को सामने से देख रहे हैं। तो रोड को सामने से तो हमने क्या किया, कैम्बर क्या था कि जो मिडिल पोर्शन को जब हम रेज करेंगे तो हमने ये रोड का मिडिल पोर्शन था हमने इसको रेज किया। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है हाइट ऑफ कैम्बर, ये होता है हाइट ऑफ कैम्बर। हाइट ऑफ कैम्बर कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ कैम्बर जनरली ये जो वैल्यू दी होती है ये थीटा होती है जो कि 1/n होती है। तो अगर हम ये ट्रायंगल को देखें, अगर हम ट्रायंगल सपोज करो ए बी एंड सी को अगर हम देख रहे हैं तो ए बी सी फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करें, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू हम लोग आराम से लिख सकते हैं जो y इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर टोटल रोड की विथ w है तो सेंटर की विथ फ्रॉम ओरिजिन से कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी w/2, ये हो जाएगी w/2, तो ये हो गया w/2। अब tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा की वैल्यू होती है सर n, tan थीटा मतलब होता है 1 n, तो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं w/2, यानी कि अगर हमको y इक्वल टू लिखना हो तो y इक्वल टू हम आराम से यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू w/2n। ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू होती है कैम्बर की जब स्ट्रेट लाइन कैम्बर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यही वैल्यू हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो कैम्बर होता है, हाँ स्ट्रेट लाइन कैम्बर जो होता है वो जनरली प्रीफर किया जाता है जब हमारे रोड पे जो डिज़ाइन स्पीड है वो कम है, यानी कि स्लो मूविंग व्हीकल के लिए ये प्रीफर किया जाता है, या जो पेमेंट या जो सरफेस कोर्स है, टॉप कोर्स जो हमारा पेमेंट का है वो अगर कंक्रीट से बना हुआ है, अगर वो सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है तो उस केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन कैम्बर को प्रीफर करते हैं। क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन कैम्बर में देख सकते हैं ये बीच पे जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसका वो थोड़ा सा
कॉर्नर व्यू बताएगा, ये थोड़ा सा कॉर्नर व्यू बताएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि जब आप इस लेन से इस लेन में ट्रेवल शिफ्ट कर रहे होंगे तो आपको अचानक से एक जर्क फील होगा, एक अनकंफर्टेबल लगेगा आप जब इस रोड पे ट्रैवल कर रहे होंगे तब। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो कैम्बर होता है वो होता है पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर मतलब इस कैम्बर की जो शेप होती है वो पैराबोला की तरह होता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पैराबोला की शेप है। इसकी जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये, इसको हम लोग बोलते हैं वाई। तो इस कैम्बर का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इंटू वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू वाई। ओके, तो इस केस में अगर हम एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो तो हम ए इक्वल टू लिख, ए जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू, यानी कि सेंटर पे एट इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू पे वाई इक्वल टू वाई होगा। तो एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू करेंगे तो क्या पुट करेंगे, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू वाई रहेगा। ओके, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू सर हो जाती है डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 4y, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ देखने वाली बात होती है, एक चीज़ देखने वाली बात होगी कि कभी भी जो कैम्बर की जो हाइट होगी, यानी कि जो w की हाइट होगी, ये हाइट y इक्वल टू हमेशा w/2n ही होती है। अगर y इक्वल टू w/2n होगी तो अगर हम यहाँ पे इस पे a इक्वल टू पुट करें, a इक्वल टू अगर हम यहाँ w स्क्वायर बाई 4 इंटू क्या था w/2n, तो w इंटू 2n पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर कैंसल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से wn अपॉन 2, wn अपॉन 2। अब हम इस a की इक्वेशन को, ये a की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर हम a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा होगा इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू वाई। ओके, अब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से जब वैल्यू आएगी तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको, ये वैल्यू आती है 2x स्क्वायर अपॉन एन इंटू डब्ल्यू, 2x स्क्वायर इंटू एन इंटू डब्ल्यू। ओके, पैराबोलिक कैम्बर जनरली प्रोवाइड किया जाता है जब हमारा जो रोड का स्ट्रक्चर हो, रोड का जो टॉप सरफेस हो वो बिटुमिन का बना हो, तब प्रीफर किया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जो सबसे प्रीफर्ड कैम्बर होता है वो होता है कंपोजिट कैम्बर। कंपोजिट कैम्बर मतलब जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक कैम्बर दोनों को जब हम मिक्स करके जो कैम्बर निकलता है, जो कैम्बर फॉर्म होता है, उस कैम्बर को बोलते हैं पैराबोलिक कैम्बर। इससे फायदा क्या है, इसकी जो बेनिफिट है आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ तक स्ट्रेट लाइन का पोर्सन है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन के पोर्शन में, इस स्ट्रेट लाइन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो एक कॉर्नर की तरह, एक वो एज की तरह बनाता था, जिसके कारण से जब हम लेन शिफ्ट करते थे तो हमें ट्रैवर्सिंग करने के वक्त में अनकंफर्टेबल या जर्क महसूस होता था। उसी मेन हमारे स्ट्रेट लाइन कैम्बर में से उसी चीज़ को हमें एलिमिनेट करना था। उसके लिए हमने क्या किया, जहाँ पे जर्क वाली पोर्शन थी वहाँ पे हमने पैराबोला प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि वो जर्क जो था वो ऑटोमेटिक वहाँ से एलिमिनेट हो गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब हम इस रोड पर ट्रैवर्स करने वक्त में अगर हम लेन चेंज करेंगे तो हमें जर्क या अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा और हम इस पर आराम से स्मूथली ट्रैवल करें। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर में आगे की बात करेंगे, वो बात करेंगे रोड मार्जिन्स। रोड मार्जिन्स क्या होता है, तो हम लोग जब रोड पे ट्रैवल करते हैं, जैसा कि हम लोग जब भी रोड पे ट्रैवल करते हैं तो उस रोड पे ट्रैवल करने के लिए जो रोड की जो पाथ होती है, जो रास्ता होता है हमारा, उसके आजू बाजू या अगल बगल में बहुत सारे स्पेस छोड़े होते हैं। बहुत सारे स्पेस जो होता है वो वैकेंट के होता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, या हो सकता है कि वो पार्किंग हो सकता है, या बस स्टॉपेज हो सकता है, या इमरजेंसी लेन हो सकते हैं एक्सेट्रा, या साइड वे हो सकता है। ये सब जो मार्जिन होते हैं हम रोड के साइड में, जो मेन कैरेज वे होता है उसके साइड में हम एम्प्टी करके रखते हैं, सो दैट कि ट्रैफिक की जो मूवमेंट हो वो किसी भी इमरजेंसी या किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए रेडी रहे। तो रोड मार्जिन आर द पोर्शन ऑफ द रोड बियॉन्ड द कैरेज वे एंड ऑन द रोड कैन बी जनरली कॉल्ड रोड मार्जिन। तो जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जो डिफरेंट स्पेसेस होते हैं जो कि रोड मार्जिन में इंक्लूड होते हैं, वो क्लासिफाइड होते हैं एज ए फॉलोइंग। सबसे पहला जो रोड मार्जिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। सबसे पहला जो रोड मार्जिन होती है उसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर जो होता है वो प्रोवाइडेड अलोंग द रोड। शोल्डर जो होता है वो रोड के साथ में दिया रहता है, रोड के साथ में जैसे जैसे रोड ट्रैवल करेगा वैसे वैसे शोल्डर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन रोड के एज पे, जहाँ पे रोड खत्म हो रहा है, या आप बोल सकते हैं जहाँ से रोड शुरू हो रहा है, मतलब रोड शुरू इन द सेंस कि जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, ये जो लेन है ये मेरा कैरेज वे है, ये जो पूरा है ये मेरा कैरेज वे है, ठीक है। तो अगर आप इस साइड से देखें तो रोड यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसको हम एज बोलते हैं, ये रोड की एज है।
रोड की एज होती है, ठीक है, रोड की एज। तो रोड के एज उसके बाजू में, रोड के बाजू में जो स्पेस वैकेंट रहता है, सो डैट कि उनका जो मेन पर्पस होता है वो रहता है कि एकोमोडेशन ऑफ स्टॉप्ड व्हीकल, मतलब कोई भी गाड़ी, या तो गाड़ी अगर खराब हो गई, बंद पड़ गई है, या कोई इमरजेंसी के कारण गाड़ी अगर रुक गई है, उस गाड़ी को वहां से मेन कैरेज वे से, मेन रोड से हटा के हम साइड में पार्क कर दे, सो दैट कि उस रोड पे, इस रोड पे जो है ना ट्रैफिक की मूवमेंट रुके ना। अगर सपोज करिए कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी बंद पड़ गई, तो उस केस में जो आपके पीछे जो पीछे गाड़ियां आ रही होंगी, अगर आप सिंगल लेन रोड का अगर आप एनालाइज करें, तो आपके पीछे जो गाड़ी ट्रैवल कर रही होंगे वो रुक जाएंगे। उस रुक जाने से क्या होगा कि लॉन्ग ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा, जिससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि जब भी रोड पे जब पब्लिक मूव करते हैं तो हर एक पब्लिक अपने हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रैवल करता है। तो अगर आपके कारण अगर आप किसी को इनकन्वीनियंस दे रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो एक्सप्रेस वे या मेजर रोड होते हैं, उस रोड के एज पे हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं शोल्डर। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं वैकेंट स्पेस है, इसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। इस रोड पे हम लोग क्या करते हैं, इस रोड पे हम क्या करते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं, और या तो आप रेस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर रेस्ट कर सकता है, या गाड़ी खराब होगी तो आप इसको मेंटेनेंस के लिए रख सकते हैं। शोल्डर का जो विथ होगा, जो शोल्डर की चौड़ाई होगी, वो इतनी चौड़ाई देनी चाहिए कि उस पर आराम से आदमी काम कर सके, ताकि अगर मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई और अगर यहाँ पे आपने गाड़ी पार्क कर दिया और इसकी जो सफिशिएंट विथ है हमने उस पर प्रोवाइड नहीं कर दी, तो जब इस गाड़ी को ठीक करने के लिए जब इस पर मैकेनिक इन्वॉल्व होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उन्हें इनफ स्पेस नहीं मिलेगा, उन्हें बार बार मेन रोड पे आना पड़ेगा, तो कि उनके लिए भी सेफ्टी की इशू बनेगी, और जो मेन रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए भी सेफ्टी की इशू बनेगी। ठीक है। दूसरा होता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ये जो सरफेस है, ये जो शोल्डर का सरफेस है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ का कुछ पैरामीटर नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसकी स्ट्रेंथ जो मेजरमेंट करने का जो क्राइटेरिया वो ये क्राइटेरिया है कि जब इस शोल्डर पे इस शोल्डर की सॉइल या इस शोल्डर का जो मटेरियल होगा जब वेट हो और उस पर एक फुल्ली लोडेड ट्रक को पार्क किया हो, तो वो लोड उस ट्रक के लोड को भी वो आराम से इजीली कैरी कर ले, उस पर भी वो फेल ना हो, ऐसा इसमें देखा गया। दूसरे जो मिनिमम विथ जो शोल्डर के लिए प्रोवाइड की जाती है वो 4.6 मीटर की प्रोवाइड की जाती है। मिनिमम विथ फॉर शोल्डर इन इंडिया वो प्रोवाइड की जाती है 4.6 मीटर की, लेकिन 4.6 मीटर डिजायरेबल विथ है, सॉरी 4.6 मीटर इज अ डिजायरेबल विथ फॉर द विथ ऑफ द शोल्डर, बट मिनिमम विथ फॉर अ 2 लेन रोड इज 2.5 मीटर एज रिकमेंडेड एज पर एज IRC। नेक्स्ट होता है पार्किंग लेन। पार्किंग लेन से हम लोग में से सभी लोग जो रोड यूज़ करते हैं, जनरली हर लोग रोड यूज़ करते हैं, तो वो लोग बाकी होंगे कि पार्किंग लेन मतलब क्या होता है। ये जनरली अर्बन रोड में प्रोवाइड की जाती है कि गाड़ी को पार्क करने के लिए, रोड के साइड में गाड़ी को पार्क करने, इनका भी जो मेन पॉसिबल होता है कि आपको जो ट्रैफिक मूव हो रही है, आप उनको इनकन्वीनियंस नहीं, उसको रोकना नहीं है, आप अपनी गाड़ी को साइड में पार्क कर सकते हैं। आप किसी से फ़ोन पे बात करना है तो आप जैसे हमें पता है कि ये बहुत ही बैड हैबिट होती है कि जो लोग गाड़ी ड्राइव करने वक्त में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो उनकी सेफ्टी का तो एक इशू है ही, सामने वाले या उसके साथ में जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी की इशू होती है। तो इन्हीं ऐसी इशूज़ के लिए पार्किंग लेन रोड के साइड में बनाया जाता है। जनरली ये पार्किंग लेन कर्ब के साथ बनाया जाता है, इसको हम लोग कर्ब पार्किंग भी बोल सकते हैं। यहाँ जो गाड़ी पार्क की जाती है वो जनरली पैरेलल पार्किंग मोस्ट प्रीफरली किया जाता है, पैरेलल पार्किंग मोस्ट प्रीफर किया जाता है, सो दैट कि मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाए, और विथ जो पार्किंग की दी जाती है, पार्किंग की जो विथ दी जाती है वो एटलीस्ट मिनिमम जो होती है वो 3 मीटर प्रोवाइड करना ही चाहिए, एक पैरेलल पार्किंग के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए। ले बाइज क्या होता है? ले बाइज होता है कि जब भी अगर आप किसी भी हाईवे या नेशनल हाईवे से, एक्सप्रेसवे से आप गुजर रहे हैं और आपके रोड के साइड में कोई कन्वीनियंस स्टोर है, कोई ग्रोसरी स्टोर है, कोई ढाबा है, कुछ भी है, तो वहाँ पे अगर आपको गाड़ी को पार्क करना है या आपको उतर के उसमें शॉपिंग करनी है, परचेज करनी होती है, तो आप आराम से उस साइड में, उस पोर्शन में गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो आपका कैरेज वे है, जो उस हाईवे का या रास्ते का जो कैरेज वे है वो क्लियर रहे, आप वहाँ पे रुके नहीं। इसकी जो मिनिमम विथ होती है वो होती है 3 मीटर की, और लेंथ जो होती है ये 30 मीटर, और टैपर्ड मतलब इनका जो साइड होता है वो टैपर्ड होता है, दोनों साइड में एक स्लोप पे टैपर्ड रहता है। नेक्स्ट
हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो होता है बस पे। बस में जो प्रोवाइड की जाती है वो जनरली बस स्टॉपेज के लिए, स्टॉप जहाँ पे बस का स्टॉप होता है उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। और ये इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जो इंटरसेक्शन होता है, जो भी हमारा चढ़ाव होता है वहाँ से एटलीस्ट 75 मीटर अवे होना चाहिए। मतलब हमारे जो क्रॉस सर्कल होते हैं, जो जहाँ पे हम 4 रास्ता मिलता है या 3 रास्ते मिलते हैं, वहाँ से एटलीस्ट 75 मीटर दूर होना चाहिए बस की स्टॉपेज। वहाँ पे बस या ट्रक आराम से पार्क करके रेस्ट कर सकते हैं, या वहाँ से पैसेंजर को पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप चलते रास्ते में चलते चलते अगर बस से पिक एंड ड्रॉप होता है तो उनके पीछे जो व्हीकल होती है ना, उनको इनकन्वीनियंस होता है, क्योंकि वो अपनी स्पीड से चल रहे होते हैं और सामने वाला बस अपनी स्पीड से चल, लेकिन अचानक अगर बस किसी पैसेंजर को ड्रॉप करने या पिक करने के लिए बीच रास्ते में या साइड में अगर रोकता है तो उनके पीछे आने वाले व्हीकल के पास टेंडेंसी होती है कि या तो उनके साथ कोलिजन हो जाए। इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बस पे रोड के साइड में बनाया जाता है, एक फिक्स लोकेशन पे बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे पब्लिक आराम से सेफली ड्रॉप हो सके या पिकअप किया जा सके। नेक्स्ट होता है फ्रंटेज रोड। फ्रंटेज रोड जो होता है वो एक ऐसा रोड होता है जो कि एक्सेस प्रोवाइड करता है मेजर प्रॉपर्टीज, सच एज कि अगर पुलिस स्टेशन हो या मैकेनिक्स की शॉप हो, इंजीनियर की शॉप हो, तो हाईवे से उस लोकेशन तक, जो मेन हाईवे है उस वहाँ से उस लोकेशन तक के एक्सेस के लिए ये रोड बनाया जाता है। इस रोड को हम लोग बोलते हैं फ्रंटेज रोड, या इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी रोड भी ऑल्सो। जैसे कोई रिसोर्ट है या होटल है या कोई रेस्तरां है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हाईवे से जो रास्ता कट करके निकलेगा उस रोड को हम लोग बोलते हैं फ्रंटेज रोड। ड्राइवे का क्या मतलब होता है? ड्राइवे का मतलब होता है कि इट कनेक्ट द हाईवे विद द कमर्शियल प्लेसेस। मतलब जो हमारे शहर से जब हाईवे निकलता है तो हाईवे जनरली प्रेफर किया जाता है कि शहर से आउटर में निकाले, बीच शहर से ना निकाला जाए। लेकिन किसी भी कारणवश अगर हमारा शहर से बीच में होता है तो उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजन होती है। लेकिन अगर हमारा जब शहर से बाहर से हाईवे निकल रहा होता है तो जो मेन बड़े बड़े प्लेसेस होते हैं, बड़े बिल्डिंग मॉल्स या शॉप्स होते हैं, वो शहर के अंदर में होते हैं। तो इस शॉप तक के एक्सेस के लिए जब हाईवे से कोई रास्ता कट करके या बाईपास करके निकाला जाए, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं ड्राइव वे। नेक्स्ट साइकिल ट्रैक जनरली जहाँ पे उस इलाके में ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है जिस इलाके में साइकिल को यूज़ करने वालों की पॉपुलेशन या की तादाद ज़्यादा हो, उस रोड में साइकिल ट्रैक प्रोवाइड की जाती है। साइकिल ट्रैक की जो मिनिमम विड्थ होती है वो 2 मीटर की होती है। फुटपाथ पेडेस्ट्रियन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट कि पेडेस्ट्रियन जब रोड पे आके, जो मेन कैरेज वे है, जो मेन रोड है, उस रोड पे आके ट्रेवल ना करे, वो अपने जो फिक्स लोकेशन जब जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ते पे आराम से ट्रेवल करे, सो दैट कि उनकी भी सेफ्टी बनी रहे और जो रोड यूजर है, जो कैरेज वे यूज कर रहे हैं, उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। गार्ड रेल जो शोल्डर के एज पे प्रोवाइड की जाती है, जनरली ये वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे रोड जो होता है वो कुछ एलिवेटेड हाइट पे रहता है, और उसके नीचे, रोड के नीचे कुछ खाई या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से गाड़ी अगर नीचे चला जाए तो मेजर एक्सीडेंट होने की टेंडेंसी बनी रहती है। या कर्व पे प्रोवाइड की जाती है, सो दैट कि वो एक पाथ प्रोवाइड करे ड्राइवर को या रोड यूजर को, पाथ गाइड करे कि आपको इस हिसाब से कर्व लेना है, इस हिसाब से टर्न लेना है। ओके, नेक्स्ट जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीआईवी थ्योरी। इसका जो यूज़ है, इसका जो इम्प्लीकेशन है, ये हम आगे की क्लासेस में जैसे साइड डिस्टेंस का जब हम डिस्कशन करेंगे तब हम इसको प्रेफर करेंगे। लेकिन आज के क्लास का जो मेन फोकस रहेगा वो पीआईवी थ्योरी पे रहेगा। तो पीआईवी थ्योरी क्या होता है? पीआईवी थ्योरी जनरली वो थ्योरी होता है जो कि हमारे सेंसेस ऑर्गन, जो हमारा सेंसस है उस पर बेस्ड रहता है। हमारे जो नर्व्स होते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है, वो कितनी जल्दी किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके हमें उस सिचुएशन के अलॉन्ग रिएक्ट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग उस टाइम की स्टडी जो होती है वो पीआईवी थ्योरी पे बेस्ड होता है। जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि हम जब रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और अच्छा सामने आज कोई गाड़ी अचानक से रुक गई है, तो अब सामने गाड़ी रुकी है तो हम लोग अगर उसके पीछे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें उसी गाड़ी के अकॉर्डिंग, जहाँ जैसी वो रुकी, तो हमारे ब्रेन से भी एक स्टिमुलस आता है, एक सेंस आता है कि हमें भी ब्रेक मारना है, ना। अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सामने वाली गाड़ी के साथ हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, सामने वाली गाड़ी के साथ हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। ये जो तुरंत जो सेंस आया हमारे अंदर, तो इस सेंस को ऑब्जर्व करने में, एनालाइज करने में, ब्रेन में जो प्रोसेस हुए या जो उस प्रोसेस की पूरी स्टडीज होती है वो पीआईवी थ्योरी में होती है। पीआईवी थ्योरी के हिसाब से वो जनरली बताता है कि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कितना है, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए उसे कितना टाइम मिला है। इस टाइम को हम लोग बोलते हैं पीआईवी थ्योरी। ओके,
तो पीआईवी थ्योरी को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो होता है परसेप्शन टाइम। पहला जो पार्ट है वो पार्ट होता है परसेप्शन टाइम। परसेप्शन टाइम के हिसाब से ये वो टाइम है जो कि रिक्वायर्ड होता है ब्रेन सेंसेस, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड for the sensation received by eyes and or ear to be transmitted to the brain through nervous system and spinal cord। जनरली रोड पे जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो जनरली हमारे 2 सेंसेस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एक तो हमारे आई और दूसरे हमारे ईयर, मतलब हमारी हेयरिंग एंड हमारी सीइंग, साइटिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा रोड पे ट्रैवल करने वक्त में यूज़ होता है। साइटिंग से हमें पता है कि हम अपने आगे या अपने आसपास अगल बगल होने वाले जो गतिविधियाँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। लिसनिंग का जो मेन काम होता है कि हमारे बगल से जब हम कोई गाड़ी अगर हमें ओवरटेक करेगी तो पीछे से हॉर्न ब्लो करते हुए आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है ये मेन जो सेंसेस होते हैं हमें रोड पे यूज़ करने के टाइम में होते हैं। तो परसेप्शन का मतलब होता है कि जब हमारा ये सेंसेस कोई चीज़ को देखा, जैसे कि मैंने बताया कि सामने कोई गाड़ी रुकी या सामने कोई ऑब्स्टेकल है, तो ऑब्स्टेकल है तो हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो ऑब्स्टेकल सबसे पहले दिखा आँख के थ्रू, हमने अपने आईज के थ्रू ऑब्स्टेकल को दिखा। तो ऑब्स्टेकल देखने के बाद ये इंफॉर्मेशन कि सामने ऑब्स्टेकल है, तो हमारे आई से होते हुए, हमारे नर्व से होते हुए इसे ब्रेन तक पहुंचना है, हम इसे ब्रेन तक पहुंचना है। तो जितना टाइम लगेगा आई से मैसेज रिसीव करने का ब्रेन तक डिलीवर करने में, उस टाइम को बोलते हैं परसेप्शन टाइम। उस टाइम को क्या बोला जाता है? उस टाइम को बोला जाता है परसेप्शन टाइम। नेक्स्ट जो होता है वो इंटेलेक्शन टाइम। इंटेलेक्शन टाइम होता है वो टाइम जो सामने का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को समझने में जितना टाइम लग रहा है। सामने का जो सिचुएशन है, सामने जो भी सिचुएशन हो, गाड़ी है या कोई ऑब्स्टेकल है, इन चीज़ों को समझने में जितना टाइम लग रहा है और उस सारी चीज़ों को या जो उस सारी सोच को एक साथ इकट्ठा करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लगता है इंटेलेक्शन टाइम में। अब इमोशनल टाइम का, इमोशन का क्या मतलब होता है कि परसेप्शन, जब हमारा ब्रेन उस चीज़ को समझ चुका है कि सामने ऑब्स्टेकल है, ये क्या, उस चीज़ से उसके अंदर में जो इमोशन डेवलप हो रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है कि सामने ये चीज़ ऐसी, अच्छा मतलब जैसे कि कभी भी अगर हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और सामने वाली गाड़ी अचानक से ब्रेक लगती है तो हमें तुरंत ही गुस्सा आता है। इसका मतलब गुस्सा, एंगर क्या है? एक इमोशन है। या अगर सामने अगर हम अचानक से हमारी गाड़ी अगर स्लिप होनी शुरू हो जाती है या अचानक से कोई ब्रेक रोक दिया और हमने अपनी गाड़ी को कंट्रोल किया तो हमारे अंदर में कहीं ना कहीं डर भी आने लगता है। तो ये जो फीलिंग आ रही है, इस फीलिंग में जो टाइम हमारा इलैप्स हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इमोशन टाइम। और वॉल्यूशन मतलब होता है कि जो फाइनल एक्शन में जितना टाइम लगा, फाइनल एक्शन को इम्प्लांट करने में या उसको इम्पोज करने में जितना टाइम लगा है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूशन टाइम। तो जनरली पीआईवी थ्योरी जो वो थ्योरी होती है जिससे कि हम ड्राइवर के रिएक्शन टाइम को बता सकते हैं। रिएक्शन टाइम पीआईवी थ्योरी को 4 पार्ट में बताया गया। पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट होता है परसेप्शन। परसेप्शन में वो टाइम हम लेते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से जो भी मैसेज हुआ है वो ब्रेन तक डिलीवर हो, उसमें जितना टाइम लगा। दूसरा जो टाइम होता है वो इंटेलेक्शन टाइम होता है। इंटेलेक्शन टाइम मतलब होता है कि जब ब्रेन के पास मैसेज पहुंचा, ब्रेन ने उस मैसेज को एनालाइज किया, उसने उस मैसेज को कंपेयर किया डिफरेंट थॉट से और उसका एक नया सेंस, एक नया डेटा या एक नया मैसेज उन्होंने जनरेट किया। उस मैसेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है इमोशन। जो वो नया मैसेज जो डिलीवर्ड हुआ, उस मैसेज के बाद हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जो भी नया इमोशन हुआ, चाहे वो गुस्से का इमोशन हो या डर का इमोशन हो, उस इमोशन को डेवलपमेंट में जो टाइम जो रिलैप्स हुआ, जो लॉस हुआ, उस टाइम को बोलते हैं इमोशन टाइम। और नेक्स्ट जो होता है वो वॉल्यूशन होता है कि ये सारा प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में जितना टाइम लैप्स हुआ या जितना टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं वॉल्यूशन टाइम। तो एक बार इसको इस डायग्राम से देखें कि स्टिमुलस मतलब हुआ कि हमारे सेंस ऑर्गन ने कोई सिचुएशन देखा, जैसे कि आई ने एक सिचुएशन देखा। इस सिचुएशन को उन्होंने नर्व्स के और स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, वहां पे उस डिफरेंट थॉट को रीग्रुप किया, वहां से उन्होंने एक नया मैसेज डिलीवर किया। यहाँ पे ब्रेन ने जब सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक न्यू मैसेज उन्होंने बनाया और उस न्यू मैसेज को डिलीवर किया। ये न्यू मैसेज जब नीचे डिलीवर हुआ तो इससे पहले जो ब्रेन में जब वो इंटेलेक्शन के बाद वाला जो प्रोसेस था उसमें उन्होंने जो नए इमोशन डेवलप किए, वो इमोशन शायद एंगर का हो सकता है या फेयर का हो सकता है, तो वो ब्रेन के अंदर भी हुआ। इसमें टाइम लॉस ही हुआ, अभी तक मैसेज बाहर नहीं है, नया वाला मैसेज अंदर ही है। नया मैसेज इस इमोशन के बाद, ये इमोशन के बाद निकलेगा और उस इमोशन के बाद जो भी फाइनल टाइम आया हमारे रिस्पॉन्स
जनरेट करने से पहले जो फाइनल टाइम लगा है, वो फाइनल टाइम जो होता है वो वॉल्यूशन में आता है, वो फाइनल टाइम होता है वॉल्यूशन होता है। लेकिन कभी कभी पीआईवी थ्योरी को यूज ना करते हुए रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मतलब कि हमारा सिर्फ सेंस, ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, बस हमारे सेंस, हमारे जो गट फीलिंग होती है वो अचानक से इन्वॉल्व हो जाती है, उस एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, उस एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया कैम्बर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड मार्जिन, उसका पीआईवी थ्योरी। अब आज की क्लास एंड करने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि कैम्बर पे बेस्ड है। इसमें दिया हुआ है कि इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज हैवी, एमडीआर यानी कि एमडीआर में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑफ डब्ल्यूबीएम पेवमेंट इज 3.8 मीटर वाइड, a state highway of bituminous concrete pavement of 7 meter wide are constructed. What should be the height of crown with in these case? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कंक्रीट पेमेंट है, तो या हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए स्टेट पेमेंट ही कंसीडर करते हैं। तो एक साइड हम लोग एमडीआर का डेटा लेते हैं, एमडीआर, और दूसरी साइड है स्टेट हाईवे एसएच। दोनों में सिचुएशन कौन सा दिया हुआ है? रेनफॉल हेवी दिया हुआ है, तो रेनफॉल जो है वो हेवी है, रेनफॉल जो है वो हेवी है, ओके। और नेक्स्ट जो है वो कंक्रीट पेवमेंट है और एक है बिटुमिनस। कंक्रीट पेवमेंट हमारा स्टेट हाईवे और डब्ल्यूबीएम क्या है? एमडीआर है, तो ये डब्ल्यूबीएम है और ये हमारा सीसी है, और रेनफॉल जो है वो हेवी है। विथ ऑफ द रोड कितना दिया हुआ है? 3.8 मीटर यहाँ दिया हुआ है और 7.0 मीटर यहाँ दिया हुआ है। हमें निकालना है कि हाइट ऑफ कैम्बर क्या होता है। तो हाइट ऑफ कैम्बर इक्वल वाई इक्वल टू क्या होता है? वाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2n होता है। अब जैसा कि हमें पता है कि कंक्रीट पे एमडीआर रोड में क्या था? डब्ल्यूबीएम है। डब्ल्यूबीएम के लिए हेवी के लिए कितना है? 3%। 3% को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3% को लिखना हो तो 3/100 कर सकते हैं। 3/100 इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/33, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 33, ओके। n की वैल्यू आ गई 33, तो w इक्वल टू w क्या है? w मेरा विथ था, तो एमडीआर के लिए विथ कितनी है? 3.8 मीटर, तो 3.8 अपॉन 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 33 है, ओके। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.8 डिवाइडेड बाई 75 मीटर, इतना जो है वो हाइट ऑफ कैम्बर हम प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो y इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2n, यहाँ पे कितना विथ है? 7 मीटर। सीसी रोड हैवी रेनफॉल, सीसी रोड हैवी रेनफॉल 1 in 50, 1 in 50, तो 2 इंटू 50, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0.7, 0.07, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कैम्बर, रोड मार्जिन, पीआईवी थ्योरी, ओके। थैंक यू।